नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंच जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी की जो पहली सीरीज़ थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से क्या है इसकी पहली सीरीज़ वहाँ पर देख सकते हो। तो चले साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज। पहला है भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार। यानी जो दोस्तों अगर किसी को क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो वो इन 5 प्रकार से हम क्या है भारत की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म से, ठीक है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का जन्म क्या है भारत में हुआ है, ठीक है। दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, यानी अगर किसी के पूर्वजों का जन्म क्या है भारत में हुआ है, ठीक है। दूसरा है पंजीकरण के द्वारा। चौथा है देशीयकरण के द्वारा। चौथा है भूमि के अर्जन द्वारा। क्या है हम इन 5 प्रकार से हम क्या है भारत की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। यानी जो भारत का संविधान है वो अपने नागरिकों को किस प्रकार की यहाँ पर नागरिकता प्रदान करता है। तो कैसी एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। यानी अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, ठीक है, तो आप क्या है किसी अन्य देश के आपके पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। यानी भारत में क्या है एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। यानी तो यूएसए दोस्तों अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पे क्या है दोहरी नागरिकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो अमेरिका कोई नागरिक है वो क्या है अमेरिका की नागरिकता भी ले सकता है और साथ ही साथ किसी अन्य देश की नागरिकता भी ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। यानी 2019 का दोस्तों नागरिक संशोधन अधिनियम था दोस्तों, वो किन देशों के नागरिकों के लिए था? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। यानी किसी भारतीय नागरिक की अगर नागरिकता समाप्त करनी है, किसी को मतलब अपनी नागरिकता को छोड़ना है भारत की, तो किस आधार पर वो समाप्त हो सकती है? परित्याग करने पर, यानी वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। पर्यावसन तथा वंचना के आधार पर, यानी इन 3 आधार पर क्या है कोई भी अगर भारत का नागरिक अपनी नागरिकता यहाँ पर छोड़ सकता है। अगला है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। यानी अगर भारत का कोई निवासी कोई नागरिक क्या है किसी अन्य देश में लगातार 7 वर्ष तक रहता है तो उसकी नागरिकता यहाँ पर क्या है खत्म कर दी जाएगी भारतीय संविधान के तहत। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों। यह सिटीजनशिप से संबंधित जो भी अनुच्छेद है दोस्तों उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहला है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक दोस्तों। अगला अनुच्छेद 6, ये क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 7, ये क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 7 यहाँ पर कहता है पाकिस्तान से परवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अगला है अनुच्छेद
8 ये क्या कहता है हमारा, भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हों। ठीक दोस्तों, यानी अगर कोई भारतीय मूल का कोई नागरिक है और भारत से क्या है, बाहर रह रहा है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता का जो अधिकार है अनुच्छेद 8 में इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 9। ये क्या कहता है, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। तो दोस्तों ये यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा एक बनता है कि जो अनुच्छेद 9 है दोस्तों, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्या है कोई भारतीय नागरिक क्या है अपनी स्वेच्छा से क्या है किसी अन्य देश की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त करता है, तो उसकी नागरिकता जो क्या है अनुच्छेद 9 के तहत यहाँ पर समाप्त की जाएगी। ये इसमें उल्लेख किया गया उसका। अगला है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में हमें मिलता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन करना। तो इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 11 में इसका मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता यानी ड्यूअल जो सिटीजनशिप है दोस्तों, उससे क्या है लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति यहाँ पर उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस सीरीज के जितने भी प्रश्न कराएंगे दोस्तों वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी न किसी परीक्षा में उनकी इन क्वेश्चनों की बनने की यहाँ पर संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी अगर कोई क्या है दोस्तों विदेशी नागरिक है, ठीक है, और वो क्या अपना पैसा क्या है इंडियन बैंक में यहाँ पर जमा करता है, तो उसके आधार पर उसे किसी भी प्रकार की यहाँ पर क्या है नागरिकता नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कल ही हमने इसका जिक्र किया था। ठीक दोस्तों, जो ब्रिटेन है दोस्तों उसके संविधान से हमने क्या है एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है, सिंगल सिटीजनशिप का जो सिद्धांत है दोस्तों वो हमने लिया है। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है दोस्तों के कार्ड धारक है दोस्तों, तो क्या है भारत की जो कृषि भूमि है उसको यहाँ पर नहीं खरीद सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा NRI PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इनकी यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। पहला है NRI यानी अप्रवासी भारतीय। ठीक दोस्तों, अप्रवासी भारतीय कौन होते हैं, जो NRI कौन होते हैं उनके बारे में थोड़ा इनकी परिभाषा जान लेते हैं। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। ठीक दोस्तों, और भारतीय पासपोर्ट धारक है। यानी दोस्तों अगर कोई भारतीय क्या है किसी अन्य देश में रहता है और उसके पास क्या है भारतीय पासपोर्ट है, तो उसको हम क्या अप्रवासी भारतीय यहाँ पर कहते हैं। अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। ठीक दोस्तों, उसको क्या करते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका में रह रहा है, ठीक है, और उसके पूर्वज भारत में रहे थे कभी, ठीक है, और वर्तमान में जो व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है उसको क्या वहाँ पर अमेरिका की नागरिकता अगर प्राप्त है तो क्या कहलाएगा भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है विदेशी भारतीय नागरिक OCI। अब विदेशी भारतीय नागरिक क्या होते हैं जरा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, उसको क्या विदेशी भारतीय नागरिक यहाँ पर हम कहते हैं। अब इन तीनों में दोस्तों जैसे अप्रवासी भारतीय है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, विदेशी भारतीय नागरिक है, ये किस प्रकार से भारत की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अप्रवासी भारतीय दोस्तों वो तो भारत के ही नागरिक होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके पास तो नागरिकता भारत की है, भले वो क्या है किसी दूसरे देश में निवास करें, लेकिन उनके पास जो नागरिकता है वो कहाँ के भारत की, इसलिए वो भारत के ही व्यक्ति कहलाएंगे। भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
यानी दोस्तों जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, मान लो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वहाँ की उनके पास नागरिकता है, तो अगर उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी हो तो उन्हें कम से कम क्या है, भारत में क्या है 7 वर्ष बिताने होंगे। उसके आधार पर उनको क्या है, भारत की नागरिकता यहाँ पर प्रदान की जा सकती है। अगला है संविधान लागू होने विदेशी भारतीय नागरिक। ठीक है, किस प्रकार से संविधान लागू होने उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत का अंग बना। यानी जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था या उसके बाद वह व्यक्ति अगर भारत का नागरिक था, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो क्या यहाँ पर भारत की नागरिकता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है वो अप्रवासी भारतीय को भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है भारतीय मूल के व्यक्ति, इनको कोई विशेष प्रकार का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाता है। अगला है विदेशी भारतीय नागरिक, एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला है इनको वीज़ा नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो अप्रवासी भारतीय दोस्तों उनको भारत में वीज़ा क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि भाई वो तो पहले से क्या है, भारत के एक नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय मूल के व्यक्ति, हाँ, इनको वीज़ा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनके पास क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता होती है, इसलिए इन्हें भारत में आने के लिए वीज़ा बनवाना, वीज़ा के आधार पर ये भारत में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विदेशी भारतीय नागरिक जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकते हैं। अगला है मताधिकार का अधिकार, यानी जो भारतीय अप्रवासी भारतीय उनको क्या है, पहले से कि मताधिकार का अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति, इनको मताधिकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। उसी प्रकार से विदेशी भारतीय नागरिकों को भी यहाँ पर क्या है, कोई भी क्या है, मताधिकार का अधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। अगला है LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की यहाँ पर अनुशंसा की थी। यानी दोस्तों जो भारतीय प्रवासी दिवस है दोस्तों, वो क्या है 9 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। इनके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे हम यहाँ पर चर्चा करें। यहाँ से भी कुछ इस पर ऐसे क्वेश्चन है जो क्या है, जिनकी एग्जाम में बनने की यहाँ पर संभावना है। पहला है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है दोस्तों, उनका जो जिक्र किया गया है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, हमारे क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से आते हैं। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको क्या है लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पास। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, वो ठीक है दोस्तों, उनको क्या है मौलिक अधिकारों को लागू करने की यहाँ पर शक्ति संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर सुनिश्चित यहाँ पर करता है। तो करता है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता यहाँ पर सुनिश्चित करता है हमारा अनुच्छेद 13। तो यहाँ से भी क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। यानी दोस्तों जो समानता का अधिकार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसका उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो कौन है, अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन
वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद जो शब्द प्रयुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो समान कार्य के लिए क्या है, समान वेतन। यानी भारत का कोई भी नागरिक है, ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्या है किसी के साथ लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर क्या है भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो कोई व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं तो एक उसी कार्य के लिए दोनों के को क्या बराबर वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि एक को ज़्यादा दिया जाएगा एक को कम दिया जाएगा। तो इसका उल्लेख जो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 16 तक इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? ठीक दोस्तों, यानी भारत के सभी नागरिकों को क्या है अवसर की समानता की गारंटी यहाँ पर प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद इसका जिक्र है दोस्तों अनुच्छेद 16A में और 16B में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध, अगला टॉपिक हमारा संवैधानिक उपबंध। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से अधिकार होते हैं। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, समता या समानता का उल्लेख अनुच्छेद यहाँ 16 में यहाँ पर किया गया है। अगला है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अनुच्छेद 19 कहता है कि ठीक है दोस्तों कि आप शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है दोस्तों, किस कहीं पे भी क्या है सम्मेलन कर सकते हो, सभा कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप क्या है कोई भी संघ या सरकारी समिति बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र यानी भारत के किसी भी भूभाग में आप घूम सकते हो। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आप क्या है बस सकते हो और भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या है व्यापार कर सकते हो। इसका जिक्र किसमें किया गया? अनुच्छेद 19 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, ठीक है दोस्तों, उनके जो हित है उनका संरक्षण का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29 में यहाँ पर किया गया है। अगला है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक दोस्तों, तो इसका जिक्र किस में किया गया? अनुच्छेद 30 में। आगे बढ़ते अगला है हमारा भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 के तहत इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया। अगला है जीवन का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो जीवन का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 21 में यहाँ पर किया गया। अगला है शिक्षा का अधिकार, तो इसका जिक्र अनुच्छेद 21 में यहाँ पर किया गया है। अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 में क्या इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में क्या इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में। ठीक है दोस्तों, अगला है संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता
का निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई भी व्यक्ति क्या है अस्पृश्यता को यहाँ पर क्या है बढ़ावा देता है तो ये क्या है कानून की दृष्टि में क्या है एक अपराध है, उसके लिए क्या है उसे दंड दिया जाएगा कानून के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 का संबंध। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, यानी आप कहीं भी किसी भी सार्वजनिक मंच पे क्या है अपने विचार यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 19 में यहाँ पर भारतीय संविधान में किया गया। अगला है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। यानी जो प्रेस की जो स्वतंत्रता दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसका प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 19A में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यानी दोस्तों जो आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वालिटी दोस्तों वो क्या है समानता के अधिकार में यहाँ पर क्या है सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका यानी रिट दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है दोस्तों उसको हम यहाँ पर दायर कर सकते हैं। अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी जो संसद है दोस्तों क्या मौलिक अधिकारों में क्या यहाँ पर संशोधन कर सकती है, उसका जो अधिकार इनको मिला संसद को मिला दोस्तों ये किस वाद से प्राप्त हुआ है। तो दो केशवानंद भारती बनाम केरल संघवाद जो होता है दोस्तों 1973 में इसके द्वारा इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा कर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों क्या है 44वें संशोधन 1978 में क्या है संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्या है संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है दोस्तों उसको क्या है अब एक वैधानिक अधिकार यहाँ पर बना लिया गया है। यानी उसको मौलिक अधिकार से यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो दोस्तों जो क्या है राइट टू प्रॉपर्टी का था दोस्तों संपत्ति का अधिकार था वो एक अब वैधानिक अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार। उसको क्या है 44वें संशोधन करके यहाँ पर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है दोस्तों उसके तहत क्या है आप किसी भी सरकारी कामकाज के बारे में सरकार से जानकारी ले सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के C में इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 24 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों किसमें अनुच्छेद 24 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। यानी तो अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द प्रयुक्त किया गया दोस्तों वो बौद्ध जैन और सिख के लिए भी यहाँ पर धर्म के भी यहाँ पर प्रयुक्त किया गया इन तीनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30A अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण यहाँ पर प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद 30A दोस्तों उसमें क्या है जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं ठीक है दोस्तों
वो अपने रुचि के हिसाब से क्या है शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं और उन शिक्षण संस्थानों को यहाँ पर संचालित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 ये हमें उनको यह अधिकार प्रदान करता है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत उनको क्या यहाँ पर परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं दोस्तों, उनको क्या है यहाँ पर न्यायपालिका उनका संरक्षक होती है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ठीक है दोस्तों, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 32, ठीक है दोस्तों, उसको क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की का हृदय एवं आत्मा यहाँ पर कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्षों के बच्चों को जो क्या है शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वो उनका क्या है एक मूल अधिकार के द्वारा उनको ये दिए जाते हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद 300A में यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, यानी जो नेशनल इमरजेंसी होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके दौरान जो भारतीय नागरिकों को वह कौन सा मूल अधिकार है दोस्तों जिसको क्या है सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का जो अधिकार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या है मौलिक अधिकार है और इसको क्या है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको क्या है समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया 1976 में। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार समानता का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसका उल्लेख किया गया। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक समुदाय को क्या है अपने अपने धर्म को मानने की यहाँ पर स्वतंत्रता है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में यहाँ पर किया गया है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका जिक्र दोस्तों क्या है अनुच्छेद 32 में इसका यहाँ पर किया गया है। अगला है दोस्तों टॉपिक हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? यानी दोस्तों जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों उनको क्या है भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको क्या है जो DPSP है उसको क्या है संविधान में यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगला है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी राज्य की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है, उनका समावेश संविधान के किस भाग में यहाँ पर किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में इनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ठीक दोस्तों, तो भारतीय संविधान में दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों उसके अंतर्गत क्या है पंचायती राज प्रणाली की यहाँ पर व्यवस्था की गई। अगला है समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो समान आचार संहिता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है जो DPSP है हमारे उनका ये भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन जो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों
यानी समान नागरिक संहिता है दोस्तों, वो क्या हमारा DPSP का एक भाग है। आगे दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों ये वाद योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43A में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो सभी नागरिकों के लिए किया है दोस्तों, समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख क्या है, राज्य की जो हमारा DPSP है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें इनका प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांत तत्वों में निहित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? KT शाह का। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों, उसको एक बैंक का एक ऐसा चेक क्यों कहा गया है दोस्तों KT शाह के द्वारा कि उसको किसी भी सुविधा अनुसार क्या है अदा किया जा सकता है। यानी दोस्तों अगर राज्य को क्या है अपने नागरिकों के कल्याण के लिए अगर कोई भी योजना बनानी है तो वो बना सकते हैं बिना किसी विरोध के। ठीक है, इसलिए ये ऐसा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी जो DPSP है दोस्तों उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल है हमारे, ठीक है, उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहला है अनुच्छेद 36। अब जो अनुच्छेद 36 है दोस्तों ये क्या कहता है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 37, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अगला अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 ये कहता है। अगला अनुच्छेद 38 का B, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। यानी दोस्तों जो आय की असमानता है दोस्तों, ठीक है, उसको कम करने का यहाँ पर प्रयास करना। अगला अनुच्छेद 39A, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अगला अनुच्छेद 39B, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 39 का D। ठीक दोस्तों, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है दोस्तों, इसका जिक्र अनुच्छेद 39D में यहाँ पर किया गया है। अगला अनुच्छेद 39E, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन रहा है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रावधान है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाओं तथा परिस्थिति सहायता। ठीक है दोस्तों, इसका जिक्र अनुच्छेद 42 में यहाँ पर किया गया है। अगला है अनुच्छेद 44। अब इसमें क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का जो प्रावधान है इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं,
अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, उसका जिक्र यहाँ पर अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 45 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगला अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 47 पोषकतर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अगला है अनुच्छेद 48 गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के लिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। अगला है अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और तथा वन्य जीवों की यहाँ पर रक्षा करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 49 राष्ट्र महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों तथा स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। यानी दोस्तों जो भी क्या है, जो भी राष्ट्रीय महत्व की जो भी क्या है हमारी इमारतें भवनें हैं, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 39 के तहत उनका यहाँ पर संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है हमारा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो पूर्व सोवियत संघ। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित? यानी दोस्तों जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, भारत के किस संविधान के किस भाग में उसका उल्लेख किया गया है? तो भाग 4A में। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे जो मौलिक मूल अधिकार हैं दोस्तों, ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दोस्तों, उनको क्या संविधान में क्या है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये 42वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ से भी क्या हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या है संविधान में यहाँ पर जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों 11वां जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, उसको किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में यहाँ पर जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 है दोस्तों, उसके तहत यहाँ पर जोड़ा था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः कितने 2 वर्गों में रखा जाता है? तो मूल कर्तव्य को दोस्तों 2 वर्गों में यहाँ पर रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, जो मोरल ड्यूटीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। ठीक है दोस्तों, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो वन्य जीवों का संरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण का यहाँ पर संरक्षण करे। अगला है राष्ट्र महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जो राष्ट्र महत्व के संस्थानों और स्मारकों का संरक्षण करना है, वो हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, बल्कि है राज्य की नीति निर्देशक तत्व का ये DPSP का एक हिस्सा है, ये एक अंग है। आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51A के भाग 5 में इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है।
अगला है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं दोस्तों वो केवल भारतीय नागरिकों पर यहाँ पर लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो पहला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो क्या है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे एक मूल कर्तव्य है कि क्या है, हमारे देश के जो आदर्श हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारा राष्ट्रध्वज है, हमारे जो राष्ट्रगान है, हमें उनका यहाँ पर क्या है आदर सत्कार करना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनके जो उच्च आदर्श हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उनके आदर्शों को क्या है अपने हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, यानी उनके पग चिन्हों पे आगे चलना। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने, ये भी हमारा क्या है एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा देश की रक्षा करें और आहन के जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक दोस्तों, हमें क्या है अपने देश की रक्षा करनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो क्या है हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व भातृत्व यानी बंधुत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन जीव, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए प्रति दयाभाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का भी यहाँ पर विकास करें, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को यहाँ पर प्राप्त करे। अगला दोस्तों हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य में 1986 में क्या है सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बाध्य किया जा सकता है। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति। ठीक दोस्तों, क्या है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इससे भी कई प्रकार से कई बार क्या है इससे भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। ठीक दोस्तों, तो अनुच्छेद 58 के तहत यानी इसका जिक्र अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की जो अर्हताएं, जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों कि कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक दोस्तों, इसको यहाँ पर अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको न्यूनतम 35 वर्ष की उसकी आयु हो। दूसरा क्या है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसकी। ठीक है, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी वो किसी भी प्रॉफिट के पद पर ना हो, तो ऐसा ही व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 ये कहता है हमारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है ये किस प्रकार से किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। ठीक दोस्तों, जो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मतदान कौन कौन करता है। उसमें करता है राज्यसभा करती है, लोकसभा
और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनके द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान यहाँ पर नहीं कर सकता है। अगला है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधान सभाएं। ठीक है दोस्तों, यानी राज्य की विधानसभाएं के जो वो सदस्य होते हैं वो क्या है, निर्वाचक मंडल का भाग तो है दोस्तों, ठीक है, लेकिन महाभियोग में ये भाग यहाँ पर नहीं ले सकता है। अगला है, संसद अथवा विधानसभा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्य यहाँ पर छोड़नी होगी। अगला है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल यहाँ पर करता है। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होता है। यानी अगर क्या है, भारत के राष्ट्रपति की यहाँ पर अगर मृत्यु हो जाती है अथवा वो क्या अपना पदत्याग कर देता है या उसको क्या है महाभियोग द्वारा हटाया जाता है तो उस ठीक है दोस्तों, तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर फिर से चुनाव करवाने होंगे। अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी अगर राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न जो विवाद होता है उसका निपटारा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है। अगर क्या है, किसी भी राष्ट्रपति को 5 साल से पहले हटाना है, उसके कार्यकाल से पहले हटाना है तो उसको क्या है महाभियोग के द्वारा यहाँ पर हटा सकते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसको है? संसद को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्तियां हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? ठीक है, जो संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां होती है उन्हें अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में यहाँ पर क्या है निहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? ठीक दोस्तों, यानी पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है संसद के किस सदन द्वारा उसको शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन को, यानी या तो राज्यसभा कर सकती है या भी लोकसभा, दोनों में से कोई भी उसका प्रारंभ कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका 44वें संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ठीक दोस्तों, यानी क्या है, अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या है कोई विधेयक यहाँ पर पारित कर लिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति वो उस पर क्या अपनी स्वीकृति को यहाँ पर रोक सकता है, ये अनुच्छेद 111 हमारा कहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को यहाँ पर जिक्र किया जा गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि ये भारत का राष्ट्रपति होगा एक, ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद हमारा 53 कहता है। अगला है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है दोस्तों, ठीक है, उसका जिक्र अनुच्छेद 54 में यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों, उसका जिक्र अनुच्छेद 55 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि, यानी वो कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा, इसका जिक्र अनुच्छेद 56 में यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी अगर कोई एक बार भारत का राष्ट्रपति बन गया तो दूसरी बार भी क्या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 57 ये कहता है। अगला है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी अनुच्छेद 58 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें का उल्लेख यहाँ पे किया गया। अगला है अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है दोस्तों। अगला है अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत यहाँ पर लगाया जाता है। अगला है अनुच्छेद 62, ये क्या कहता है हमारा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है दोस्तों। अगला अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किसी भी क्या है अपराधी को यहाँ पर क्षमा कर सकता है, अथवा उसकी जो दंडावधि की जो वो अवधि है दोस्तों, उसको यहाँ पर कम कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक दोस्तों। अगर क्या किसी अपराधी को क्या है मृत्युदंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसको क्षमादान करके उसको क्या है कोई अन्य सजा यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसको उसके पद से हटाने का जो अधिकार है दोस्तों, किसको है, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करता है, यानी दोस्तों अनुच्छेद 143 के तहत क्या राष्ट्रपति क्या है उच्चतम न्यायालय से विचार विमर्श यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा को यहाँ पर भंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक दोस्तों, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठकें अधिवेशन या बैठकें होती है दोस्तों, ठीक है, उसको राष्ट्रपति यहाँ पर बुला सकता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, ठीक दोस्तों। जो जेवी वीटो पावर होती है दोस्तों राष्ट्रपति की, ठीक है, पूछ रहा है किस एकमात्र मामले में इन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में क्या है राष्ट्रपति ने क्या जेवी वीटो पावर का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, ठीक दोस्तों, लेकिन यह क्या है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को यहाँ पर बुला सकता है। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदभारण करने वाले पदाधिकारी, ठीक है दोस्तों, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, ठीक है दोस्तों, यानी भारत का राष्ट्रपति चाहे तो इनको इनके कार्यकाल से भी पहले इनको हटा सकता है। अगला है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है। मान लो क्या है संसद ने एक विधेयक पारित कर दिया है,
ठीक है दोस्तों। तो वो किस प्रक्रिया के बाद एक अधिनियम बनेगा, एक एक्ट बनेगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। यानी अगर किसी संसद ने क्या एक विधेयक पारित किया है, तो जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो एक अधिनियम नहीं बन सकता है। अगला है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। अगला है, निर्विरोध चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है, ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको क्या है, निर्विरोध रूप से यहाँ पर चुना गया था। अगला है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? ठीक दोस्तों, तो वारा वेंकट गिरी का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ठीक दोस्तों, यानी जो भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर नहीं कर सकता है। राज्यों की क्या है, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। यानी जैसे ही क्या है, राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर लिया, उसके उस दिन से 5 साल तक क्या है, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास यहाँ पर नहीं। यानी जो मनी बिल है दोस्तों, उस पर पुनर्विचार हेतु उसको लौटाने का जो विशेषाधिकार है वो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम था? 14वां राष्ट्रपति थे। और हाल ही में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो वो क्या है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है? राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक यहाँ पर कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, यानी भारत के सबसे लंबी पदावधि तक कार्य करने वाले जो राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 11 दिन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। ठीक है दोस्तों, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति यहाँ पर क्या है, उस दंड को क्षमा कर सकते हैं। जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए यहाँ पर दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्यु दंड का हो तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति उस समय उसको कम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, यानी राष्ट्रपति किन किन अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री। ठीक है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, वित्त आयोग व राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। बाद के महान्यायवादी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति यहाँ पर करता है। अगला है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अगला है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो 1 महीने का जो वेतन होता है 5 लाख रुपए होता है। अगला, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यानी दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि क्या है, भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उस समय कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय क्या है, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा? तो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो इस कंडीशन में क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। अगला है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, या तो किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर।
ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं यहाँ पर करता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोस्तों, ठीक दोस्तों, ये बिहार के यहाँ पर राज्यपाल रह चुके हैं। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर शामिल होते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के सदन में लाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, यानी उपराष्ट्रपति को क्या है, पद से हटाने के लिए, ठीक दोस्तों, का प्रस्ताव जो होता है दोस्तों वो संसद के क्या है, केवल राज्यसभा में यहाँ पर लाया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होता है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति यहाँ पर कौन होता है? उपराष्ट्रपति यहाँ पर होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत के लिए क्या है, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अगला है, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में क्या, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख यहाँ पर किया गया। अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों उसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगला है, अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल जो होता है। अगला है, अनुच्छेद 59 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। अगला है, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगला है, अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तथा उससे संबंधित जो विषय होते हैं उसका उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 71 में यहाँ पर किया गया है। अगला है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति की मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? यानी अगर क्या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र देता है अथवा उसे महाभियोग द्वारा क्या उसके पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है उसको कौन ग्रहण करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति यहाँ पर उसके पद को ग्रहण करेगा। अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए। यानी दोस्तों भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते। तो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो ना तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित हो सकते हैं ना ही उपराष्ट्रपति के। अगला है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को यहाँ पर देगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा है, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति में क्या होना चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और इसमें है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। और उसी प्रकार क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की विधान मंडल के सदस्य यहाँ पर सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग किसी भी सदन द्वारा यहाँ पर शुरू की जा सकते हैं।
लेकिन दोस्तों क्या है, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या है उसके पद से हटाने का जो प्रस्ताव होता है दोस्तों, वो केवल राज्यसभा में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जबकि राष्ट्रपति के इसमें देखें तो संसद के किसी भी सदन में यहाँ पर लाया जा सकता है।